हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 8 मार्च को जो साइंस का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट आपके फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। क्योंकि 4 से 5 चैप्टर हो जाता है तो उसको एक साथ रिवाइज करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसी का एक समरी आपको लेकर आए हैं। सारे चैप्टर का एक बार डिटेल में एकदम हम अच्छे से सारा फॉर्मूला देखने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी जानेंगे हम लोग साइंस का। आप मान के चलिए कि आपको यहाँ से 2 से 3 नंबर का हेल्प आपको इस वीडियो से सिर्फ होने वाला है। ये मेरा पक्का दावा है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है आप सबको बनाने में, आपके लिए बनाने में वीडियो। तो ज़रूर इसको अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। सारा फॉर्मूला और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सारा आपको यहाँ पे डेटा कलेक्ट करके हम दे रहे हैं एक ही साथ। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहला चीज़ आता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से। तो फोकस दूरी में तो एफ बराबर जो होता है r/2 होता है फॉर्मूला, और r का निकाल दिया जाए। बोलेगा वक्रता त्रिज्या आपको निकालनी है तो r बराबर आप 2f करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो f बराबर r/2 और r बराबर 2f, यही आपका संबंध होता है। जहाँ पर f क्या होता है तो f आपका फोकस दूरी होता है, वहीं पर r जो होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ से एक सवाल यहाँ से बनता है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र आपका होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं 1/f इधर रखते हैं 1/v और प्लस का 1/u, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और बाद में अगर जो भी जरूरत पड़ेगा यहाँ से हम लोग इसको इधर उधर भेज कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, तो भी आपका जो है प्रतिबिंब की दूरी होती है। फिर u क्या होती है, तो u बिंब की दूरी होती है, और f क्या होती है यहाँ पर फोकस दूरी होती है। फिर आपको एक आवर्धन का सूत्र पूछा जाता है। तो फिलहाल हम लोग दर्पण देख रहे हैं, तो दर्पण का आवर्धन, ठीक है। तो दर्पण का आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई होती है। आवर्धन को जो है m से दिखाते हैं, और m बराबर होता है h डैश बटे h, यानी कि h डैश आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई हुई, और h क्या हो गया, बिंब की ऊंचाई। और यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है दर्पण में, तो दर्पण में होता है -v/u, ठीक है, -v/u होता है। और जो आपका आवर्धन जो होता है, तो आवर्धन मात्रक विहीन राशि है, इसका ऐसा मात्रक कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। याद रखना है आपको। आवर्धन बराबर क्या हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, और h डैश बटे h और -v/u होता है। दर्पण में -v/u होता है और लेंस में v/u होता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। फिर आपका है दर्पण का चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी आप समझ लीजिए, सिंपल सी बात, जैसे कि संख्या रेखा होता है, ठीक है। एक प्लेन आपका निर्देशांक ज्यामिति में जो होता है उसी टाइप का यहाँ पर होता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी आप दर्पण के लिए देखेंगे तो देखिए, जितने यहाँ पर आप एक दर्पण बना दिए हैं और यहाँ आपका मूल बिंदु होगा P, ठीक है। P को हम लोग मूल बिंदु यानी कि ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। और अगर यहाँ पर होता क्या कि बिंब जो होता है हमेशा बाईं ओर रखते हैं, इसलिए बिंब हमेशा -u में आता है, ठीक है। बिंब को हमेशा क्या करते हैं, बिंब की दूरी को देखिए u बोला जाता है, u हम लोग इधर रखते हैं हमेशा। फिर प्रतिबिंब की दूरी को भी बोलते हैं, उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश बोलते हैं, बिंब की ऊंचाई को h बोलते हैं, और आवर्धन को m बोलते हैं। अब आप ध्यान से यहाँ देखिए, तो जो चिन्ह परिपाटी होता है, तो बिंब को हमेशा कहाँ रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे। वहीं पर अगर आगे बात करें तो प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगा। प्रकाश जो होगा वो इस साइड से जाएगा, क्योंकि हम लोग वस्तु इधर रखेंगे तो प्रकाश भी इधर से जाएगा। वहीं पर सभी दूरियां जो होती है वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जितने भी दूरियां होती है, जितने भी दूरियां होगी वो कहाँ से नापी जाएगी, तो दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियां नापी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आगे हम लोग बात करें तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएगी। और मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु यहाँ हुआ, तो मूल बिंदु का अगर दाईं ओर जाएंगे तो हमको प्लस में सभी दूरियां लेना होगा, और बाईं ओर लेंगे तो सभी दूरियां को माइनस में लेना होगा। असल में बिंब को हमेशा बाईं ओर रखते हैं और ध्रुव के बाईं ओर माइनस होता है, इसीलिए हमेशा बिंब की दूरी जो होती है वो माइनस में आती है, ठीक है। आगे मूल बिंदु से बाईं ओर माइनस में और दाईं ओर प्लस में। और वहीं पर अगर हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, ये आपका देखिए मुख्य अक्ष गया हुआ है, ठीक है। मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष, तो मुख्य अक्ष के ऊपर अगर जाएंगे, मुख्य अक्ष के अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस में मेरा सारा दूरी होगा, और मुख्य अक्ष के नीचे अगर आएंगे तो माइनस में सारा दूरी होगा। तो यहाँ से चिन्ह परिपाटी वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे आते हैं तो स्नेल का नियम, एक सवाल पूछा जाता है स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम जो होता है साइन आई बटे साइन आर होता है, जहाँ पर एक नियतांक होता है, ठीक है। इसको हम लोग न्यू से दर्शाते हैं, इसको एन यानी न्यू से दर्शाया जाता है। और अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक आपका होता है शून्य में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में, और बट्टे जिस माध्यम का हम लोग निकालेंगे, जैसे जल का निकालेंगे तो जल में हम लोग ले लेंगे प्रकाश की चाल। एक तो आपका निर्वात होगा और दूसरा आपका क्या होगा, जो माध्यम हम लोग निकाल रहे होंगे उसका होगा। यहाँ पर देखिए न्यू बोलते हैं इसको बोलते हैं न्यू, और न्यू बराबर क्या होता है c/v, और भी आपका यहाँ पर सेंटीमीटर में आता है। और कई बार ये भी फॉर्मूला पूछ सकता है कि 1/sin c होता है यहाँ पर। आगे सबसे ज़्यादा अगर अपवर्तनांक का बात करेंगे तो हीरा का होता है 2.42, और निर्वात का सबसे कम होता है 1, ठीक है। और 1 से कम आपका कभी नहीं होगा। अपवर्तनांक जो है किसी भी माध्यम में 1 से कम कभी नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी माध्यम में 1 से आपका कम
नहीं होगा। ठीक है, आगे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर निकालेंगे तो वो भी होगा न्यू मीटर बट्टे बराबर सी बट्टे भी होता है। अब आगे आते हैं लेंस सूत्र में। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस का होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, या तो फिर इसको पहले लिख देंगे तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f कर देंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेंस की क्षमता से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेंस की क्षमता पावर बराबर क्या होता है? 1/f, यानी कि 1/, फोकस दूरी, और फोकस दूरी आपका मीटर में होता है। पहला अगर मीटर में होगा तो 1/f लगाएंगे, और अगर सेंटीमीटर में अगर होगा तो ऊपर 100 चला जाएगा और f आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा ऊपर 100, क्योंकि 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर अगर होगा तो 100/f लगाएंगे, और अगर मीटर में होगा तो 1/f लगाएंगे। और उसके बाद कई बार ऐसा भी पूछ देता है P बराबर 1/f होता है तो F बराबर कितना होता है? तो F बराबर भी 1/P होता है। ध्यान से आपको समझना है। और SI मात्रक क्या होगा? लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। D से इसको दिखाते हैं, डायोप्टर होता है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब आते हैं आवर्धन, लेंस का आवर्धन। तो लेंस का आवर्धन में भी वही होगा, H'/H होगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? V/U होता है। दर्पण में माइनस V/U होता है, जो एक बार सवाल पूछा जा चुका है 2023 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा? तो V/U हो जाएगा इसका लेंस का। ठीक है, अब आगे देखिए लेंस का चिन्ह परिपाटी क्या होगा? तो लेंस में जो हम लोग दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापे थे? दर्पण के ध्रुव से। लेकिन लेंस में आपका दर्पण का लेंस में ध्रुव नहीं होता, बल्कि लेंस के जो 20 भाग होते हैं उसको कहते हैं ये प्रकाशीय केंद्र। और लेंस की जो मतलब दर्पण की जो चौड़ाई होती है, एक बार आपको इस बार जो पेपर लीक था उसमें पूछा गया था कि दर्पण की जो चौड़ाई होती है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों द्वारक कहते हैं। आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए जो लेंस में होता है, लेंस में सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं? तो सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर जाएंगे तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा प्लस वाला, और नीचे आएंगे तो माइनस लगेगा। बाईं ओर जाएंगे तो माइनस लगेगा, और दाईं ओर जाएंगे तो प्लस लगेगा। ये तो आपका सेम टू सेम उसी तरह है। प्रकाशिक केंद्र को से दिखाते हैं, और बिंब को हमेशा कहाँ रखते हैं? बाईं ओर, और माइनस में यू आता है बिंब की दूरी। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अवतल दर्पण जैसा व्यवहार करता है उसी तरह उत्तल लेंस व्यवहार करता है, और उत्तल दर्पण जैसा व्यवहार करता है उसी तरह अवतल लेंस व्यवहार करता है। एक बार आपको दर्पण और लेंस दोनों हम दिखा दे रहे हैं इमेज में। अवतल दर्पण कैसा होता है? तो देखिए आप यहाँ पर इस तरह होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? धसा होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ धसा होता है, वहीं उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है उभरा हुआ था। दोनों इमेज में आप देखिए दोनों टाइप का उभरा हुआ है। उसके बाद जो ये होता है, जो इस तरह होता है, ठीक है, ये आपका रजतित सतह होता है, मतलब कि कलई किया होता है, ये रजतित सतह होता है। उसके बाद आगे अगर हम लोग सवाल देखें तो यहाँ पे देखिए अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस आपका इस तरह का इमेज में होता है। ये बीच में पतला होता है, साइड में मोटा होता है उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस आपका बीच में मोटा होता है, साइड में पतला होता है। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश की किरण के बारे में कुछ बातें। तो देखिए अगर विरल माध्यम से प्रकाश की किरण अगर सघन में जाती है तो अभिलंब से वो दूर जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। सॉरी, विरल से अगर सघन में जाएगी, मतलब कि अगर कमजोर आदमी से जाके वो मतलब मजबूत आदमी में जा रहा है तो मजबूत आदमी उसको कस के पकड़ लेगा। आप यही ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कस के पकड़ेगा तो अभिलंब की और ये झुकेगा। और वहीं पर अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर, क्योंकि सघन में तो जकड़ा हुआ है, और जैसे ही विरल में जाएगा वो अपने आप को खुला महसूस करेगा, तो वो हम लोग बोल सकते हैं अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक है, और प्रकाश की किरण जो होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब आगे आते देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। तो यू यानी कि बिंब या वस्तु की दूरी होती है, और हमेशा ये माइनस होती है, क्योंकि इसको हम लोग कहाँ रखते हैं? बाईं ओर रखते हैं। और दर्पण कोई भी हो, अवतल उत्तल हो या उत्तल लेंस या अवतल लेंस हो, कुछ भी हो, यू हमेशा क्या होगा? माइनस में होगा। वहीं पर यू को क्या बोलते हैं? तो यू को बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी बोलते हैं। भी को प्रतिबिंब की दूरी, एफ को फोकस दूरी, एम को आवर्धन बोलते हैं, पी को बोलते हैं लेंस की क्षमता, एच को बोलते हैं बिंब की ऊंचाई, और H' को बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब थोड़ा सा यहाँ से पूछा जा सकता है दर्पण के बारे में। ठीक है, तो दर्पण में कोई भी दर्पण रहे, यू हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी। भी क्या होगा? तो अवतल दर्पण में जो भी होता है वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। और प्लस अगर मतलब धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक। अगर धनात्मक हुआ तो वो काल्पनिक होगा और सीधा बनेगा, और अगर माइनस हुआ यानी कि ऋणात्मक हुआ तो वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा हमेशा प्रतिबिंब। लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है उसमें एक ही टाइप का प्रतिबिंब बनेगा, वो काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, और वह प्लस होगा यानी धनात्मक होगा। तो पूछा सकता है कि कौन सा दर्पण है जिसका फोकस हमेशा वास्तविक होता है, और सॉरी वो हमेशा काल्पनिक होता है और धनात्मक होता है। तो फोकस जो धनात्मक होगा वो किसका ये भी जो है धनात्मक किसका होगा? तो इसका होगा उत्तल दर्पण का, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। एक यहाँ से पूछा था फोकस के बारे में, पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है। वहीं पर अगर उत्तल दर्पण का बात करें तो वो धनात्मक होता है। ध्यान से आपको समझना। आगे
एम का आवर्धन का बात अगर करेंगे तो अवतल दर्पण में आवर्धन प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, इसलिए वो काल्पनिक भी बनेगा, वास्तविक बनेगा और सीधा और उल्टा भी बनेगा। लेकिन अगर हम लोग उत्तल दर्पण में आ जाएं तो उत्तल दर्पण में क्या होगा कि प्लस होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। उत्तल दर्पण का बात करेंगे हम लोग तो उत्तल दर्पण में आपका एम क्या होगा तो प्लस ही होगा और प्लस होगा तो काल्पनिक होगा, ठीक है। काल्पनिक अगर हुआ तो सीधा होगा, काल्पनिक को आभासी बोलते हैं, ठीक है। और एक बात और न्यूमेरिकल में भी आप ध्यान रखते हैं, अगर भी का मान प्लस हुआ, ठीक है, तो प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा, काल्पनिक यानी आभासी और सीधा बनेगा। काल्पनिक अगर हुआ तो पक्का वो सीधा होगा और यहाँ की तक कि वो दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब कि आपका प्रतिबिंब जो है इधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और अगर भी का मान माइनस आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है। अब यहाँ तो हम लोग देख लिए थे दर्पण सूत्र, देख लिए थे आर बराबर 2f एफ बराबर, ये भी देख लिए थे, ये भी देख लिए थे। अब आते हैं सीधे लेंस में आते हैं, तो अवतल लेंस है और उत्तल लेंस है, ठीक है। अवतल लेंस में यू क्या होता है, यू तो हमेशा आपका माइनस होगा, चाहे वो दर्पण कोई भी हो, लेंस कोई भी हो, तो यू आपका दोनों में माइनस होता है। वहीं तो अगर भी का बात करें तो अवतल लेंस में जो होता है माइनस बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वहीं अगर उत्तल लेंस का बात करें उसमें भी यानी प्रतिबिंब जो बनता है वो प्लस भी बनता है और माइनस भी बनता है, क्योंकि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, अभी आपको बताया था कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण जो है एक टाइप का होता है और अवतल दर्पण से टोटल 6 टाइप का प्रतिबिंब बनेगा, वहीं पर उत्तल लेंस से भी 6 टाइप का प्रतिबिंब बनेगा। और अगर बात करें हम लोग लेंस का तो अवतल लेंस से 2 ठो और उत्तल दर्पण से 2 ठो बनता है, क्योंकि एक ही टाइप का व्यवहार ये लोग करता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फोकस का तो अवतल लेंस का फोकस जो होता है, अवतल लेंस का फोकस जो होता है वो माइनस होता है और वहीं उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, प्लस होता है उत्तल लेंस का। और मैग्निफिकेशन का बात अगर करें तो एम जो होता है, ठीक है, अवतल लेंस में एम क्या होता है, धनात्मक अगर हुआ तो प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक और ये बनेगा, ठीक है, काल्पनिक सीधा बनेगा और धनात्मक हुआ तो। और अगर ऋणात्मक अगर हुआ तो ऋणात्मक हुआ तो उल्टा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। वहीं पर अगर इसमें बात करें उत्तल लेंस में तो एम अगर ऋणात्मक तो वास्तविक और उल्टा और धनात्मक में सीधा और काल्पनिक बनेगा। वहीं पर अगर पी बात करें, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता आपकी माइनस में होती है अवतल लेंस की, और उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है प्लस में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उत्तल लेंस का क्षमता प्लस होता है जबकि अवतल लेंस का क्षमता माइनस होता है। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। यहाँ तो उस टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर हैं, जैसे कि सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी जो होती है अनंत होती है। और यहाँ पे दृष्टि दोष से सवाल पूछा जाता है कि कब कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। तो पहला देखिए दृष्टि दोष दिया है, कारण दिए हैं, निवारण दिए हैं। तो पहला निकट दृष्टि दोष अगर हुआ है तो निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है जबकि दूर की साफ नहीं दिखाई देती है। इसका कारण क्या होता है बच्चे, इसका कारण होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक अगर लंबा हुआ तो निकट दृष्टि दोष होगा। वहीं पर नेत्र लेंस अगर मोटा हुआ, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, फोकस दूरी घट जाता है इसमें और लेंस की वक्रता भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और निवारण कैसे करते हैं, निकट दृष्टि दोष का निवारण जो करते हैं अवतल लेंस से करते हैं। और आपको कई बार पूछ देगा कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो निकट दृष्टि दोष जिसको होता है यानी कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की साफ नहीं दिखाई देती है, तो प्रतिबिंब आप कह सकते हैं कि रेटिना से पहले बनता है, क्योंकि मनुष्य का स्वच्छ जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है, ठीक है, रेटिना पे बनता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है। अगला यहाँ पर देखेंगे दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और इसमें होता क्या है, तो निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है और दूर की वस्तु यहाँ पर साफ दिखाई देती है। थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा समझना पड़ेगा। निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती बल्कि दूर की साफ दिखाई देती है। इसका कारण क्या होता है, तो नेत्र लेंस पतला हो जाता है और नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक अगर छोटा हुआ तो आप कह सकते हैं कि दूर या दीर्घ दृष्टि दोष हुआ, और नेत्र लेंस अगर पतला हुआ है तो दूर या दीर्घ दृष्टि दोष हुआ। इसमें फोकस दूरी बढ़ जाता है और लेंस की वक्रता कम हो जाती है। इसका उपचार, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार करते हैं हम लोग उत्तल लेंस से, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश किरण को मोड़ने का काम करता है, ठीक है। और ये रेटिना के बाहर जब प्रतिबिंब बनता है तो मोड़ कर उसको फिर से रेटिना पर वापस लेकर आ जाता है। प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनता है यहाँ पर। फिर है जरा दूरदृष्टिता। तो जरा दूरदृष्टिता बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। इसमें निकट और दूर दोनों ही वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। इसका कारण क्या होता है, तो समंजन क्षमता का घट जाना, ठीक है। समंजन क्षमता क्या होती है, तो ये आपको मतलब समायोजित कर लेती है, इसको ही समंजन क्षमता बोलते हैं। और इसका जो उपचार करते हो बायोफोकल यानी द्विफोकल लेंस से बोलते हैं, ठीक है। इसको कई बार जो बूढ़ा लोग का जो ऑपरेशन होता है उसमें जो ब्लैक वाला चश्मा लगता है वही होता है आपका द्विफोकल लेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश में रंग कितना होता है, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। और आपको पूछा जाएगा कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻⁻ माइनस 10 मीटर यानी एंगस्ट्रम के बराबर होता है। फिर यहाँ पे कुछ सवाल यहाँ पे ये बनता है, ये सवाल आपका बनता है, ठीक है, प्रिज्म से।
तो प्रिज्म आपका जो हुआ, तो श्वेत प्रकाश आपका जो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, ये आपको प्रिज्म में पता चल जाता है। ये आपका वर्णपट होता है, वर्णपट, ठीक है। वर्णपट को हम लोग कैसे देखते हैं, तो वर्णपट को बेजानी हपिनाला के द्वारा हम लोग को पता चलता है। और वर्णपट आपका अगर अंग्रेजी का बात किया था जाए तो विबग्योर बोला जाता है। इसमें से सबसे ऊपर रेड होता है, लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, जामुनी और बैंगनी होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है आपको, सबसे कम विचलन मतलब सबसे ज़्यादा सबसे कम कौन मुड़ता है, तो सबसे कम जो है मुड़ता है लाल, क्योंकि लाल का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। वहीं पर सबसे अधिक कौन होता है, तो बैंगनी, क्योंकि बैंगनी का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। फिर सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल का, सबसे कम बैंगनी का। फिर सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, बैंगनी का, ठीक है। सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी का होगा और सबसे कम किसका होगा, लाल का होगा, ठीक है। लाल और बैंगनी ही आपको ध्यान रखना, बाकी और कुछ जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा, बैंगनी का, और कम होगा लाल का। सबसे अधिक वेग यानी वेलोसिटी किसका होगा, तो लाल का होगा और बैंगनी का सबसे कम होगा। और सबसे अधिक आवृत्ति बैंगनी का होगा और कम किसका होगा, लाल का होगा, ठीक है। और आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आपको पता है आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनेगा। एक सवाल आपका बन भी गया था यहाँ से पिछले बार कि कौन सबसे ज़्यादा मुड़ता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मुड़ने वाला कौन होता है, बैंगनी होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है। तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। अब आगे आते हैं हम लोग किसमें, विद्युत धारा वाले चैप्टर में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनेगा। विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं, विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं। और आई बराबर क्या होता है, तो Q/T। अब Q का मतलब क्या हुआ, Q का मतलब हो गया आवेश और T का मतलब हो गया समय। आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है कूलाम होता है, वहीं समय का ऐसा मात्रक जो है वो सेकंड होता है, ठीक है। तो कूलाम/सेकंड जो होता है उस प्यारा सा एक नाम होता है एम्पियर, और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक ही एम्पियर होता है। और 1 एम्पियर के बराबर अगर बात किया जाए तो 1 एम्पियर में कितना होता है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 एम्पियर में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। और आगे हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा को किस युक्ति से नापते हैं, तो एमीटर से, और एमीटर को जोड़ा जाता है किसमें, श्रेणी क्रम में, ठीक है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि कूलाम/सेकंड किसका मात्रक होता है, कूलाम/सेकंड क्या होता है, तो कूलाम/सेकंड बराबर होता है आई यानी कि विद्युत धारा, ठीक है। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। और यहाँ से आप कह सकते हैं Q बराबर N गुना Q बराबर क्या होगा, NE होगा। तो Q मतलब क्या हो गया यहाँ आवेश, और N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा। फिर 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। यहाँ आप गलती से माइनस लिखा गया है, पर माइनस नहीं होगा, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये विद्युत धारा का चैप्टर आपको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। फिर आगे चले तो आगे आवेश का कुछ फॉर्मूला है। आवेश, ठीक है। आवेश का खोज कौन किया था, थेल्स ने किया था, एबोनाइट के छड़ से किया था। और आवेश Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर होता है I×T होता है, I×T होता है। और आवेश को जो है Q से दिखाया जाएगा, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम अभी हम लोग देखे थे। और 1 कूलाम पर आवेश कितना होता है, 1 कूलाम पर, ठीक है। तो 1 कूलाम पर आवेश जो होता है वो आपका 1.6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। दोनों क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक जो आपका होता है कूलाम होता है, ठीक है। और कूलाम क्या होता है, आवेश का प्रवाह की दर को ही कूलाम कहते हैं, ठीक है, सॉरी विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश का जो प्रवाह होता है यानी चार्ज का जो प्रवाह होता है वो प्लस प्लस अगर मिलेगा तो ये प्रतिकर्षण होगा, और प्लस माइनस जब मिलेगा तो आकर्षण होगा, यानी कि एक तरफ खींचेगा। उसी तरह है सिंपल सी बात, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ मिलेगा तो प्रतिकर्षण होगा, और नॉर्थ और साउथ मिलेगा तो आपस में जुड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। आवेश को हम लोग किस चीज़ से दिखाते हैं, Q से, और Q बराबर I×T होता है, थेल्स ने खोज किया था। और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम -19 कूलाम। और 1 कूलाम पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। विद्युत आवेश यानी का ऐसा मात्रक Q का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब आते हैं हम लोग विद्युत शक्ति में, विद्युत विभव में। विद्युत विभव को V से दिखाते हैं। और विद्युत विभव बराबर क्या होता है, W/Q होता है, W/Q होता है, इसे V से दर्शाते हैं। और ऐसा मात्रक इसका क्या होता है, तो W जो है कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और आवेश यानी Q का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो जूल बट्टे अगर कूलाम लग गया, ठीक है, जूल बट्टे कूलाम अगर लग गया तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, विद्युत विभव है, ठीक है। और विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या हुआ, तो वोल्ट हो गया, यानी कि जूल बट्टे आपका कूलाम जैसे लगा, जूल बट्टे कूलाम, तो आप कह सकते हो उसको वोल्ट हुआ। और यहाँ अगर 1 जूल 1 कूलाम और 1 वोल्ट हुआ तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो एक आवेश को जाने में 1 जूल कैर कर किया जाता है तो उसको 1 वोल्ट कहते हैं। और वोल्ट का नाम जो दोस्तों रखा गया वो किसके नाम पे, तो अलेसांद्रो वोल्ट पे, जो इटली के एक महान वैज्ञानिक थे, उसका नाम रखा गया था
वोल्ट के नाम पर, ठीक है। अब यहाँ तक बात क्लियर है विद्युत विभव के बारे में। अब देखते हैं विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, तो दो विभव के बीच के अंतर को बोलते हैं विभवांतर। और V बराबर यहाँ होता है W/Q, सेम टू सेम फार्मूला है। और इसका भी ऐसा ही मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, और जूल/सेकंड इसको भी बोलते हैं। हाँ, वोल्ट मीटर को जो है, यानी वोल्ट मीटर जो ऐसा ही मतलब होता है, वोल्ट मीटर को मापा जाता है किसमें, पार्स क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब आते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम में भी कुछ अच्छे सवाल हैं। देखिए ओम का साइन क्या होता है, ओम ऐसे होता है, OHM इसको लिखेंगे, OHM लिखेंगे। और ये प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है वो ओम होता है। और ये किसके नाम पर रखा गया है, तो जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया है, जो एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे, जर्मन भौतिक विज्ञानी थे। आगे अगर संबंध का बात करें तो V बराबर जो दोस्तों होता है IR, ठीक है। और I बराबर यहीं से निकलेगा, तो I बराबर आपका हो जाएगा क्या, V/R। और यहाँ से R अगर निकालेंगे तो हो जाएगा V/R। तीनों फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखेंगे प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का साइन आपका क्या होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से आपका प्रतिरोध का साइन होता है। प्रतिरोध को जो दिखाते हैं वो R से दिखाते हैं। और प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा मतलब जो होता है ओम होता है। और प्रतिरोध को R से दिखाते हैं, R बराबर क्या होता है, V/A होता है। V का मतलब विभवांतर, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट हुआ, और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या हुआ, एम्पियर हुआ। यानी कि आप यहाँ से कह सकते हैं कि V/A जो है वो क्या होता है, तो प्रतिरोध होता है। अगर एक लग गया तो समझ लिया आप एक प्रतिरोध होगा, ठीक है, 1 ओम प्रतिरोध ये हो जाएगा। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक यहाँ पे हम लोग ओम निकाले। अब आते हैं प्रतिरोधकता में। तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, सबसे पहला ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक जो है ओम मीटर होता है। और प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं, उल्टा P जो होता है, उल्टा P उसको रो कहते हैं। और रो बराबर जो आपका होता है RA/L होता है, ठीक है। RA का मतलब क्या हुआ, R मतलब प्रतिरोध, A का मतलब एरिया, और बटे लंबाई का होता है, बटे लंबाई हुआ। अब आते हैं समूहन। तो समूहन से भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि समूहन में क्या होता है। तो ये आप देखिए श्रेणी क्रम समूहन में क्या किया गया है, तो सारे प्रतिरोध को एक साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम, जिसमें R1 + R2 + R3 बराबर RS होता है। और वहीं पर अगर पार्श्व क्रम का बात अगर करें तो पार्श्व में क्या होता है, तो एक तरफ का एक साथ जोड़ते हैं और दूसरे तरफ का जो है वो एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। ये समांतर क्रम हुआ। और यहाँ पर होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 बराबर 1/RP होता है। RP का मतलब क्यों बोला गया है, क्योंकि R पैरेलल है, और यहाँ पे R ऐसे इसलिए बोला गया क्योंकि R सीरीज है ये। फिर आते हैं उष्मा से रिलेटेड कुछ सवाल आता है। तो उष्मा बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q आता है। उष्मा का आप सिंपल से आप ध्यान रखें, W, ठीक है। W उष्मा को भी W से दिखाते हैं और कार्य को भी W से दिखाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो उष्मा जो है उसको W गुना IT बोलते हैं। फिर यहाँ W बराबर एक I² RT बनता है। और W बराबर फिर एक यहाँ फॉर्मूला बनता है V²T/R बनता है। और एक तो हीट का फॉर्मूला जो बनता है वो होता है V²T/R, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए W और H जो है आपस में बराबर है। W मतलब वर्क हुआ, और वर्क से ही तो उष्मा निकलता है, और हीट भी आपका उष्मा हुआ। इसलिए फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है V²T/R। पूछा जाता है एक बार कि इसमें से कौन आपका उष्मा का फॉर्मूला नहीं है, ऐसे करके आपको पूछा था। चलिए अब आते हैं हम लोग विद्युत शक्ति में। विद्युत पावर यानी कि शक्ति। तो विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, तो ऊर्जा बटे समय होता है, ऊर्जा बटे समय। और ऊर्जा बटे समय मतलब कि ऊर्जा मतलब कार्य हुआ, कार्य बटे समय, तो W/T हुआ, ठीक है। W/T आपका हो गया शक्ति, तो W/T। अब P बराबर एक फॉर्मूला आता है V गुना I। तीनों फॉर्मूला, यहाँ 3 फॉर्मूला आपको मिलेगा, तीनों ध्यान रखना। P बराबर V गुना I होता है। फिर P बराबर होता है V²/R, और P बराबर होता है I²/R होता है। अगर विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। और समय का ऐसा मात्रा क्या होता है, सेकंड। तो जूल/सेकंड अगर लगाएंगे तो ये वाट होता है, ठीक है। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट होता है, जूल/सेकंड, ठीक है। अगर 1 वाट पूछा जाए कि 1 वाट क्या है, तो 1 जूल अगर मतलब 1 सेकंड में अगर 1 जूल काम होता है तो उसको 1 वाट कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए 1 वाट बराबर, देखिए दिया हुआ 1 वाट बराबर 1 जूल/1 सेकंड हो जाता है। फिर यहाँ से विद्युत ऊर्जा के बारे में देखते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 वाट घंटा, सॉरी 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3600 जूल होता है 1 वाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा अगर बोलेंगे तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक यही होता है। और 1 किलोवाट घंटा का अगर बोलेंगे तो ये कितना होता है, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल आपका हो जाता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। और इसी को 1 यूनिट कहते हैं या 1 वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। 1 यूनिट मतलब 3.6 गुना 10⁻6 जूल, यानी कि 1 किलोवाट घंटा के बराबर। फिर एक अश्व शक्ति आपको पूछा था, एक अश्व शक्ति यानी 1 HP। आप सुने होंगे मोटर वगैरह में 1 HP बोलता है, 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग I बराबर कुछ देखेंगे। I बराबर तो यानी विद्युत धारा का एक फॉर्मूला आपका छूटा होता है। तो I बराबर क्या होता है, तो I बराबर
ई बट्टे आर प्लस आर होता है। आई का मतलब विद्युत धारा, आर का मतलब बाह्य प्रतिरोध और छोटा आर का मतलब आंतरिक प्रतिरोध और ई का मतलब होता है विद्युत वाहक बल, ठीक है। और अधिकतम धारा के लिए आर बराबर क्या होता है, 0 होता है, मतलब बड़े आर के लिए हमेशा 0 माना जाता है। फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से कुछ बात है देखेंगे। तो किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या होता है, तो चूंकि होता है बी समानुपाती आई या तो फिर बी अनुक्रमानुपाती 1/r होता है। देखिए बी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र, बी का मतलब हुआ चुंबकीय क्षेत्र और ये होता है आपका न्यू ओ और न्यू 0/2 और गुना I/r होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक अगर बोला जाए तो ये टेस्ला होता है। अगर टेस्ला नहीं रहा तो वेबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर टेस्ला नहीं हुआ और ऑप्शन में दिया वेबर मीटर, खाली वेबर दिया है तो वेबर नहीं होगा बल्कि वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे न्यू 0 का मान अगर बोला जाए तो 4 पाई गुना 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है। फिर आते हैं थोड़ा कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम। तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्त नियम में क्या बोला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की यह दिशा को बताता है। ध्यान से देखना है कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। वहीं पर अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का बात किया जाए तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर विद्युत मोटर काम करता है। और फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम जो होता है बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए लाया गया था। और यहाँ पर तर्जनी जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, मध्यमा जो है धारा की दिशा को दिखाती है, वहीं अंगूठा का बात किया जाए तो लगने वाले बल की दिशा को दिखाती है। अगर विद्युत मोटर का बात किया जाए तो विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब घूमने वाला ऊर्जा, ठीक है। क्योंकि हम लोग विद्युत मोटर में क्या करते हैं, करंट पहले देते हैं उसके बाद चलाते हैं, तो करंट देने के बाद बल उत्पन्न होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बल की दिशा बताने के लिए आया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कौन दिया, माइकल फेराडे ने दिया है। आगे है फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम क्या चीज़ ज्ञात करता है, तो वो बल की धारा की दिशा को ज्ञात करता है, ठीक है। पहले इसमें बल देंगे क्योंकि यहाँ पर जनरेटर काम करता है। विद्युत फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर जनरेटर काम करता है। जनरेटर जैसे हम लोग घुमाएंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा, धारा मिलेगा, ठीक है। यानी कि इस बार धारा की दिशा को ज्ञात करेंगे। तो तर्जनी क्या दिखा देगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। फिर अंगूठा जो है बल की दिशा को दिखाएगा और मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा, मतलब मध्यमा उंगली जो होगा वो मेरा धारा की दिशा को बताएगा। और धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए कौन आया हुआ है, फ्लेमिंग आया हुआ है, ठीक है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कौन काम करता है, तो विद्युत जनित्र यानी जनरेटर या डायनेमो आप बोल सकते हैं, ये काम करता है, ठीक है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदलता है। फिर आते हैं हम लोग घरों में व्यवहार की जाने वाली कुछ बिजली के बारे में जानते हैं। तो हमारे घरों में 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा आती है, ठीक है, एसी करंट आती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इसका 50 हर्ट्ज होता है, मतलब कि 1 सेकंड में अपना दिशा 50 बार बदलता है। और अमेरिका का अगर बिजली का बात किया सबसे अच्छा होता है जो फ्रीक्वेंसी में 60 होता है, कि 1 सेकंड में 60 बार अपना धारा को चेंज करता है, एक बार इधर से एक बार इधर से, ठीक है। अब आते हैं मेंस। तो जिस तार से हम बिजली की आपूर्ति होती है उसे मेंस कहते हैं। 2 प्रकार की होती है। पहला होता है 5 एम्पियर की धारा वाला, जिसमें छोटा घरेलू उपकरण का प्रयोग करते हैं, जैसे बल्ब, पंखा वगैरह। और वहीं एक 15 एम्पियर की धारा होती है जो बड़े उपकरण एसी, फ्रिज, आयरन वगैरह उपयोग करते हैं, ठीक है। तार से कुछ सवाल पूछा जाता है। तो तार में आपका विधुन्मय तार जो होता है, फेज तार, वो होता है लाल कलर का, ठीक है। और गर्म तार होता है ये। उदासीन तार क्या होता है, तो ठंडा होता है, ये ब्लैक, ब्लू, पीला हो सकता है, ठीक है। और ये वापस जो है करंट को लेकर जाता है, करंट लेकर वापस करंट जाता है इसमें। फिर एक आता है भू संपर्क तार, जिसको हरा बोलते हैं, और ये अर्थिंग वाला तार होता है, ठीक है। भू संपर्क तार, वो पृथ्वी तार को भू संपर्कित करना बहुत ही जरूरी होता है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर, जैसे कि 1 एम्पियर क्या होता है। यहाँ से बहुत बच्चे लोगों को परेशानी होता है 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या हुआ, पहला तो एम्पियर क्या हुआ, तो विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक। और यदि किसी तार के किसी एक बिंदु से 1 कूलाम आवेश का प्रवाह अगर 1 सेकंड में हो रहा है, 1 कूलाम आवेश का प्रवाह कितना में हो रहा है, 1 सेकंड में हो रहा है, तो उसको धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। यानी कि I बराबर Q/D होता है। और Q यानी कूलाम का ऐसा है, Q मतलब विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम, और समय का ऐसा मात्रक सेकंड। तो 1 कूलाम बटे 1 सेकंड अगर हुआ तो 1 एम्पियर ये हो जाएगा। फिर आगे 1 वोल्ट विभव। तो अनंत से इकाई धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में अगर किया गया कार्य 1 जूल अगर होता है तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है, और यही 1 वोल्ट कहलाता है। मतलब कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बटे 1 कूलाम होता है, 1 जूल बटे 1 कूलाम होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो कुछ अव्यय या प्रतीक दिए होते हैं। तो विद्युत सेल का प्रतीक जो होता है वो इस तरह होता है, प्लस माइनस करके देता है। और विद्युत बैटरी जो होता है वो सेलों का संयोजन होता है, बैटरी, ठीक है। बैटरी में आपका इस तरह होगा, एक यहाँ पर प्लस दिया, फिर छोटा वाला माइनस दिया, फिर प्लस दिया, इस तरह के का संयोजन होता है।
तार का जो क्रॉसिंग होता है वो सिंपल सी इस तरह होता है। फिर यहाँ पे तार संधि मतलब तार का जो जुड़ाव होता है वो इस प्रकार होता है। फिर आगे अगर बंद प्लग का बात करें तो बंद प्लग आपका इस तरह होता है, ध्यान से आप देख लीजिएगा। और खुला प्लग आपका खुला होता है, बिंदु नहीं होता है। फिर खुला स्विच जो होता है, आप यहाँ ध्यान से देखिए, खुला स्विच जो होता है इस तरह होता है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं खुला हुआ है। बंद स्विच में आपका दोनों यहाँ पर बंद रहता है। फिर तार का क्रॉसिंग यानी कि तार संधि जंक्शन, तो तार का संधि यदि इस तरह होता है तार का संधि, ठीक है। उसके बाद विद्युत बल्ब का बात किया जाए तो बल्ब आपका जो है इस तरह होता है। और एमीटर का बात किया जाए तो एमीटर आपका इस तरह, और वोल्ट मीटर आपका इस तरह साइन में होता है। प्रतिरोधक का बात किया जाए तो प्रतिरोध आपका आर होता है इस तरह से। और परिवर्ती प्रतिरोध यानी कि धारा नियंत्रक आपका होता है। पहले प्रतिरोध बना लेना है और उसको ऐसे कर देना, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। फिर एक विद्युत परिपथ आरेख आपका बना हुआ है, आप देख सकते हैं कुंजी लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लग है, उसके बाद यहाँ पे बैटरी लिया गया है, यहाँ एमीटर जोड़ा गया है, यहाँ वोल्ट मीटर जोड़ा गया है, यहाँ बल्ब जोड़ा गया है, यहाँ प्रतिरोध सबको जोड़ा गया है और एक विद्युत परिपथ बन गया है। अगला जो होता है उसको बोलते हैं 1 ओम प्रतिरोध। 1 ओम प्रतिरोध क्या होता है? तो यदि किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर अगर 1 वोल्ट हो जाता है और उस वजह से उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर होता है, तो उसको 1 वोल्ट कहते हैं। यानी कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है? R बराबर V बटे I होता है। V बराबर आपका 1 V हुआ और I का ऐसा मात्रक क्या हुआ? 1 एम्पीयर हुआ, तब जाके 1 ओम हो जाएगा ये 1 ओम प्रतिरोध। नेक्स्ट है यहाँ पे विभवांतर। तो विभवांतर भी दो विद्युत विभवों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर का ऐसा मात्रक जो हुआ वो वोल्ट हुआ, ठीक है। और विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापते हैं। और इटली के वैज्ञानिक जो थे वोल्ट, उसके नाम पर अलेसांद्रो वोल्ट के नाम पर रखा गया था। और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आप पूरे अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। और रिविजन के बाद आपको यहाँ से 3 से 4 सवाल आपका बनने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा बच्चे, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है आप सबके लिए आ रही है। अभी आपको अगर आप अभी तक दर्पण का न्यूमेरिकल जो है उसको अगर रिवाइज नहीं किए तो दर्पण का न्यूमेरिकल को कर लीजिए। साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव दिया है, साइंस का एक ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट बना है, ठीक है। आप जाइएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ आपको जो कम्युनिटी टैब होता है वहाँ पर आपका लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो अभी आपका लेंस का जो न्यूमेरिकल होता है वो आपको देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो विद्युत और विद्युत धारा का जितना भी न्यूमेरिकल आपको वहाँ देंगे, प्लस आपको मैराथन वीडियो मिलेगा पूरा, फिजिक्स का एक साथ, ऑब्जेक्टिव का, केमिस्ट्री का आपको एक साथ मिलेगा और बायोलॉजी का पूरा एक साथ मिलेगा। 100% हम लोग को एक्यूरेसी के साथ इस बार सवाल को बना लेना है बच्चे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।